आयुर्वेदा को अगर हम समझाना चाहें सिंपल वर्ड्स में, आयु प्लस वेदा। आयु मीन्स आपकी एज, आपकी हेल्थ, उसके बारे में जो हमारे वैदिक उसके बारे में लिखा जा रहा है, कैसे हम एक सिंपल लाइफस्टाइल को मैनेज करके अपनी बहुत सारी क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियों को भी मैनेज कर सकते हैं, तो यही आयुर्वेदा सिखाता है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट करवा दें। आयुर्वेदा को हमें अपने लाइफस्टाइल में लेना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेदा का मेन एम यही है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स कि स्वास्थ्य के स्वस्थ को ठीक करना या फिर उसको हेल्दी रखना, जो एक हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी रखना, और सेकंड आतुर के विकार को ठीक करना, यही आयुर्वेदा का मेन एम है। तो कहते हैं कि सपोज किसी ने काढ़ा पीना सुबह शुरू करा एज अ रूटीन, तो उसे अंदर गर्मी करने लग गई या उसके साइड इफेक्ट्स होने लग गए। देखिए, जो काढ़े पीने और उसका जो भी चीज़ें हैं ना, तो ये आयुर्वेदा नहीं आपको सिखाता है, ये आपको गूगल सिखा रहा है। गूगल पे देखोगे आप, यूट्यूब की वीडियोस देखोगे, तो मतलब आप फिर तो घर पे सर्जरीज भी करनी शुरू कर दोगे। आप कैसे किसी की प्रकृति को जानते हैं? अगर मेरी ओपीडी में, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी ओपीडी में एंटर कर रहे हो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है बिना आपके बताए। आप एक सिम्टम बताओगे, उसके चलते मैं आपको 10 सिम्टम खुद से पूछूंगी कि आपको ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। क्या कोई ऐसा नॉर्मल कुछ ऐसा काढ़ा जो हर कोई जो है मॉर्निंग रूटीन में प्रैक्टिस कर सकता है फॉर अ हेल्दी बॉडी? जी हाँ। तो आजकल हम सोशल मीडिया पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं कि हर कोई डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स ड्रिंक, ये सब प्रैक्टिस कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने लाइफस्टाइल में डिटॉक्सिफिकेशन ऐड करोगे, और ये 2 टाइप्स की डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है। लाइफ वेदा के एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज यानी कि 23 सितंबर का दिन आयुर्वेदा में एक खास महत्व रखता है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हर साल 23 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में मनाया जाएगा। 23 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया कि आज एक ऐसा दिन है, एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिस दिन दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है। उसी तरह जिस तरह आयुर्वेदा एम्फसिस करता है बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। एंड इस साल का जो आयुर्वेदिक डे का थीम है, दैट इज़ आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुर्वेदा के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस जताई है हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ, टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द कंट्री। सो आज नेशनल आयुर्वेदा डे के अवसर पर हमारे साथ है जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना कौशल एंड डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, जो कि हमारे बीच आयुर्वेदा का महत्व समझाएंगे और आयुर्वेदा से रिलेटेड क्या मिथ्स है, क्या मिसकंसेप्शंस है, वो सब क्लियर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और जानते हैं आयुर्वेदिक की शक्ति को। सो डॉक्टर रंजना, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आयुर्वेदा पिछले 2 से 4 सालों में हम देखें तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद। जी जी। कोविड में एक अलग सी लहर देखी हमने, लोगों में जुनून देखा आयुर्वेदिक की तरफ, कि उनका झुकाव आयुर्वेदिक की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारी गवर्नमेंट ने भी हर हॉस्पिटल में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और आयुर्वेदिक जो है हेल्थ क्लिनिक सेटअप करे। तो इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस भी लोगों के दिमाग में आयुर्वेदा के बारे में आ रही है। तो आप एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हमारे ऑडियंस को कैसे समझाएंगे अबाउट आयुर्वेदा? जी। देखिए, आयुर्वेदा जैसे आपने कहा है कि 2-3 सालों से काफ़ी पॉपुलर है। उस केस में मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा को प्रमोट किया है। जैसे हर जगह हमें आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज़ हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इनपुट्स दे रहे हैं अपने, और बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी हो रही हैं आयुर्वेदा को लेके। लेकिन इसके साथ-साथ मिसकंसेप्शन और लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, और ये मिथ अभी से नहीं है, ये काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा एक देसी दवा खाना है। आयुर्वेदा में सिर्फ़ चूरन और कुछ ऐसे पुड़ियाँ बना के ही देते हैं। लेकिन अब जो टाइम आ गया है उसमें ये देखा गया है कि आयुर्वेदा इतनी एडवांस टेक्नीक आ चुकी है। आयुर्वेदा को अगर हम समझाना चाहें सिंपल वर्ड्स में, आयु प्लस वेदा। आयु मीन्स आपकी एज, आपकी हेल्थ, उसके बारे में जो हमारे वैदिक उसके बारे में लिखा जा रहा है, उसके बारे में इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कैसे हम एक सिंपल लाइफ़स्टाइल को मैनेज करके अपनी बहुत सारी क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियों को भी मैनेज कर सकते हैं, तो यही आयुर्वेदा सिखाता है। आपके लाइफ़स्टाइल को अच्छा बना के आपको डिज़ीज़ फ्री रखना ही आयुर्वेदा का मेन मोटिव है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट करवा दें, या फिर आपको बहुत सारी ऐसी
पोटली भर के दवाइयाँ दे दे कि अब ये सारी उम्र खाते रहो। हमारा मेन मकसद यही है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को इतना बेहतर बना दीजिए कि आपको किसी दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। लेकिन अभी जैसे-जैसे एडवांस टेक्नीक्स आ रही हैं, जैसे-जैसे अभी हम देखिए कि हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारे अ, एक्सट्रैक्ट फ़ॉर्मुलेशंस भी आ रही हैं, बहुत सारे फ़िज़ में भी आ रही हैं और कहीं न कहीं मॉडर्न मेडिसिन्स में भी आयुर्वेदा का कहीं न कहीं ज़िक्र हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे वो हमारे वहाँ से आइडियाज़ लेके अपनी मॉडर्न में डाल रहे हैं। तो इस केसेस में हमें ये ज़रूर पता चलता है कि आयुर्वेदा अपने में ही एक अलग पैथी है। उसके बारे में क्लियर मिथ्स जितने भी हो सके वो हम यही प्रैक्टिस में यही अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। तो आई थिंक आयुर्वेदा के बारे में बहुत सारी टेक्निक्स, सो आई थिंक आयुर्वेदा को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। सो डॉक्टर आकांक्षा, जैसे कि डॉक्टर रंजना ने बताया कि आयुर्वेदा को हमें अपने लाइफस्टाइल में लेना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, आयुर्वेदा एंड लाइफस्टाइल? आयुर्वेदा और लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत सेम चीज़ है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम पुराने ज़माने की अगर बात करते हैं तो लोग जल्दी उठते थे, जल्दी उठ के सारे काम करते थे अपने, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सॉर्टेड था। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग लेट उठ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत एक सिमिलर चीज़ है। अगर हम आयुर्वेदा के साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल को, अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदा का मेन एम यही है, स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स कि स्वास्थ्य के स्वस्थ को ठीक करना या फिर उसको हेल्दी रखना, जो एक हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी रखना। और सेकंड उसका क्या है, जो आतुर है, आतुर मीन्स अ पेशेंट और विकार मीन्स कोई डिजीज है उसका, तो आतुर के विकार को ठीक करना, यही आयुर्वेदा का मेन पर्पस है, मेन एम है। तो उसको हम आयुर्वेदा के साथ-साथ लाइफ़स्टाइल और डाइट को सही करके भी प्रमोट कर सकते हैं। सो डॉक्टर रंजना, जैसे कि अभी डॉक्टर आकांक्षा ने बताया कि द मेन पर्पस ऑफ आयुर्वेदा इज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी एंड टू क्योर द डिजीजेस ऑफ द इल वंस। बट कई जगह हमने ऐसे सुना है, लोग कहते हैं कि हम काढ़ा पी रहे हैं या हम जो भी देसी दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां खा रहे हैं, बट नॉर्मल रूटीन में हम सुनते हैं लोग कहते हैं हमें सपोज किसी ने काढ़ा पीना सुबह शुरू करा एज अ रूटीन, तो उसे अंदर गर्मी करने लग गई या उसके साइड इफेक्ट्स होने लग गए। तो आयुर्वेदिक दृष्टि में आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, जो काढ़े पीने और उसका जो भी चीज़ें हैं ना, तो ये आयुर्वेदा नहीं आपको सिखाता है, ये आपको गूगल सिखा रहा है। हुँ, हुँ। ये आयुर्वेदा में कहीं वेदों में ये नहीं लिखा गया है कि आप कोई भी पर्सन कोई भी काढ़ा पी सकता है। ये गूगल बता रहा है। इतनी सारी यूट्यूब पे कोई भी इन्फ्लुएंसर्स आके आपको आयुर्वेदा का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और उनके पास कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जहाँ पे वो ये चीज़ बता सकें। लेकिन आयुर्वेदा, जैसे मैंने बोला है कि आयुर्वेदा जिस हिसाब से पॉपुलर हो रहा है, तो सबको लग रहा है कि इसको एक बिज़नेस माइंड के एंड से भी देखा जाता है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, बिना आपकी बॉडी की एनालिसिस, मतलब 10 विध परीक्षा हम बोलते हैं कि पेशेंट की प्रॉपर परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही कोई भी हम मेडिसिन्स दिया जाता है। सबसे पहले तो उसको उसकी बॉडी के हर चीज़ को, उसकी प्रकृति को, कौन-सा दोष प्रकोपित है, कौन-सी ऋतु चल रही है, उसमें कौन-से दोषों का प्रकोपित होना नॉर्मल है, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और ये सारे एस्पेक्ट्स एक डिग्री होल्डर या फिर एक बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर ही बता पाएगा आपको। तो क्या ये जो प्रकृति एनालिसिस आपने बताया, कोई हम घर पे भी खुद से कर सकते हैं? वही मैं कहूँगी कि खुद से करोगे तो आप किसी न किसी कहाँ से करोगे? आप गूगल पे देखोगे, आप यूट्यूब की वीडियोज़ देखोगे, लेकिन वो आपको प्रॉपर एक 100% रिज़ल्ट्स के तौर पे नहीं आपके सामने आएगा। वो कहीं न कहीं उसमें देखी-दिखाई बातें होती हैं और कई बार पेशेंट्स को भी उसको एनालाइज़ करने में, उसको प्रॉपर जान के उसका कैसे आगे उसको करना है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अब देखिए, डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता है ना। अगर आप कहें कि डॉक्टर सब, मतलब डॉक्टर ने जो बोल दिया तो मतलब आप फिर तो आप घर पे सर्जरीज़ भी करनी शुरू कर दोगे गूगल पे देख के, बिकॉज़ उसके भी प्रोसीजर्स आपके गूगल में सब चीज़ें दिखाते हैं। आजकल तो सर्जरीज़ भी ओपन है। तो लेकिन ये चीज़ें कई एंड पे चीज़ें हमें डॉक्टर्स पे, अपने प्रैक्टिशनर्स पे छोड़ देनी चाहिए। और जो प्रकृति एनालिसिस है या फिर नाड़ी परीक्षा है, इसका स्पेशली कोर्सेज़ होते हैं। एक डिप्लोमा होता है जो एक प्रैक्टिशनर ही जान पाता है, उसको ही ये चीज़ें सिखाई जाती है। हमारी स्टडीज़ में भी ये है, हमारी वेदों का पूरा ज्ञान करके फिर हम ये सीखते हैं। बट ये प्रकृति एनालिसिस है, क्या ये क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से या नाड़ी परीक्षण करते हैं? जी। आप अपनी ओपीडी में या अपने रूटीन एज़ अ प्रैक्टिशनर आयुर्वेदा,
आप कैसे किसी की प्रकृति को जानते हैं कि ये किस प्रकृति देखिए, हमारी वही मैंने कहा है कि हमारा मेन मोटिव जब भी पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है या फिर कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है, देखते सार उसको काफ़ी चीज़ें देखते सार ही पता चल सकती हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम होगी और ये आगे जाके हमें क्या प्रॉब्लम बताएगा, सिम्पटम्स क्या बताएगा। ये सिर्फ़ प्रेडिक्शन ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। अगर मेरी ओपीडी में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी ओपीडी में एंटर कर रहे हो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, बिना आपके बताए। और कई बार आप एक सिम्पटम बताओगे उसके चलते मैं आपको 10 सिम्पटम खुद से पूछूँगी कि आपको ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये एक एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ है। तो उस केसेस में ठीक है आप जैसे बहुत सारे अगर आपको डॉक्टर दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रकृति चार्ट्स देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो आपको वो आप घर पे एनालाइज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, लेकिन आप घर पे पूरा उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करने चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी पित्तज प्रकृति है, उसमें आप काढ़े पी रहे हो, तुलसी का काढ़ा पी रहे हो, अजवाइन का काढ़ा पी रहे हो, उस केस में क्या है, आपकी बॉडी में और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और वैसे ही आप जैसे अगर आप कोई वातज प्रकृति के लोग हैं, वो सुबह उठ के जैसे आजकल यूट्यूब में या कहीं भी आपने देखा है कि डायटीशियंस आपको दे देते हैं, चिया सीड्स खा लो पंपकिन सीड्स खा लो, सुबह का आपका जो होता है जिम जाने से पहले एक मुट्ठी भर ची सीड्स आपने खाने हैं या फिर आप अपनी स्मूदीज़ में ये ऐड कर लो। लेकिन जो वातज प्रकृति वाला पर्सन है, उसको तो सीड्स काम ही नहीं करेंगे। उसके लिए वो वात और बढ़ा देंगे जिसके चलते उनको 35 की 40 एज में कहीं न कहीं उनका आर्म प्रकोपित हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन स्टार्ट होने लग जाएँगी। तो ये क्या है? ये आपने तो ये सोचा ही नहीं होगा, आपके लिए तो चिया सीड्स और हेल्दी सीड्स है ना, चिया सीड्स आर वेरी हेल्दी, पंपकिन सीड्स आर वेरी हेल्दी, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट सब में काम करते हैं। जी। तो जैसे डॉक्टर अंजना ने बताया अभी कि सीड्स खाने या किसी भी तरीके का कोई काढ़ा पीना, तो ये प्रकृति पे डिपेंड करता है। बट डॉक्टर आकांक्षा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा नॉर्मल सुबह वाटर सप्लीमेंट या कुछ ऐसा काढ़ा जो हर कोई जो है मॉर्निंग रूटीन में प्रैक्टिस कर सकता है, सुबह उठ के पी सकता है फॉर अ हेल्दी हेल्दी बॉडी? जी हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी प्रकृति एनालिसिस के बारे में बताया, तो इन्होंने ये भी बताया कि आजकल गूगल से पेशेंट प्रकृति चार्ट लेके आ जाते हैं। लेकिन उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर वो भी करना है, वो एक हेल्दी पर्सन कर सकता है। अगर आपको कोई डिज़ीज़ है या कोई आप बीमारी से वो कर रहे हो, तो आप डॉक्टर के पास आओ, उनसे कंसल्ट करो। जैसे उन्होंने बताया दशविध परीक्षा, इसके साथ-साथ हमारी षड्विध परीक्षा होती है, त्रिविध परीक्षा होती है, जिसमें हम दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न जिसको आजकल हम मॉडर्न साइंस के साथ भी कोरिलेट करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो सेम हमारे आयुर्वेदा में भी है। दर्शन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है, तो हमें एक कहते हैं ना कि डॉक्टर की आई बहुत शार्प होती है, तो उसे देखने से ही पता चल जाता है कि वो किस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। ठीक है? स्पर्शन से हम जैसे नाड़ी परीक्षण करेंगे या फिर लाइक फीवर में हम देखते हैं ना कभी उसको टच करके कि उसे फीवर है, दैट इज स्पर्शन एग्जामिनेशन। या नब्ज़ देखना कहते हैं हम। आम रूटीन में नब्ज़ देखना, हाँ, नाड़ी परीक्षण, नाड़ी परीक्षण, नब्ज़ देखना। राइट। एंड प्रश्न मीन्स उसको हम काउंटर क्वेश्चंस करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या फिर ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट प्रकृति एनालिसिस एंड वी कैन से एग्जामिनेशन और परीक्षण। आयुर्वेदा में हम इसे बेसिकली परीक्षण कहते हैं, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे एथिकल बुक्स में दिया हुआ है। और दूसरा हम जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम काढ़ा पी सकते हैं या फिर कोई डिकॉक्शन बना के पी सकते हैं। तो जैसे हेल्दी पर्सन है, तो वो भी एडल्ट्स में, बच्चों में नहीं, बच्चों में ये इफ़ेक्ट कर सकता है आपको और उसमें भी डोसेज का फ़र्क रहता है। लेकिन जैसे कोई हेल्दी पर्सन है, तो वो सुबह उठ के गर्म पानी में थोड़ी-सी अजवाइन, जीरा, मेथी, दालचीनी ये सब डाल के पी सकता है। या फिर रात को आप एक पानी में ये सब चीज़ें डाल के भिगो सकते हो और सुबह उठ के वो पानी पी सकते हो छान के। तो वो आपकी हेल्थी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ही अच्छा है, उससे आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, मेटाबॉलिज़्म बूस्ट हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर आकांक्षा ने परीक्षण की बात करी, पंचकर्मा भी आजकल आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट नॉर्मली पंचकर्मा को लोग एक मसाज या एक थेरेपी के रूप में लेते हैं। बट एक्चुअली पंचकर्मा है क्या? देखिए पंचकर्मा मीन्स पंचकर्मा, 5 कर्म। इसमें हमारे 5 कर्म होते हैं बेसिकली वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोशन और सिरावे। ठीक है? इसमें जो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम करते हैं वो है हमारा वमन विरेचन। वमन मीन्स वॉमिटिंग के थ्रू आपके सारे दोषों को बाहर निकालना। विरेचन मीन्स आपके लूज़ मोशंस या फिर आपके जैसे मोशन जितना आप अपने बॉडी में से मल निकालोगे उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है।
ठीक है? वैसे ही हमारा सिरावेद है। सिरावेद मतलब आपकी नाड़ी को कट लगा के हम, या फिर जो लोका थेरेपीज़ होती हैं, वहाँ पे हम लीच थेरेपीज़ भी करते हैं। तो उसमें क्या है, वहाँ से कट करके जितना भी अनप्यूरिफाइड ब्लड है उसको निकालना, ठीक है? ऐसे ही बस्ती है। बस्ती मतलब जैसे हम एनीमा देते हैं, वैसे ही बस्तीज़ होती हैं, ठीक है? तो उसमें भी आगे चल के बहुत सारे टाइप्स की बस्ती होती है। तो मसाज और पंचकर्मा में यही डिफरेंस है। मसाज मतलब आप सिर्फ़ एक बॉडी को मसाज, उसकी टेक्नीक्स भी डिफरेंट होती हैं, और जो भी पंचकर्मा है वो बहुत सारा मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं। उसके करने का एक प्रोसीजर्स होता है जो कि पंचकर्मा एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। मतलब वो भी डिप्लोमा कोर्स हमारे, देखा है कि हमने जो पंचकर्मा में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, वो ही थेरेपिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ उनके पास वो टेक्नीक्स होती हैं। क्योंकि वुमेन पीरियड्स के टाइम पे भी आपको एक सुपरविज़न की ज़रूरत के कि उसके भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होते हैं। कि आपको पहले, जैसे हम कहते हैं कि वमन में हमें 10 दिन तक घी पीना है, देसी घी पीना है, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी ड्राइनेस ना आए बाद में। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर थेरेपी, एक प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जब करते हैं तो वो पंचकर्मा है, ठीक है? लेकिन अगर आप सीधा मसाज की बात करें, वो सिर्फ़ आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। वो आपको डिटॉक्स नहीं देंगे, वो आपकी बॉडी को शुद्धि नहीं करेंगे। वो जस्ट आपकी, जैसे आपके पेन्स हो रही हैं या बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए, माइंड की रिलैक्सेशन के लिए हम स्पा सेंटर्स में जाते हैं, तो ये मेन डिफ़रेंस है। और उसका ये नहीं है कि आप कोई भी डिज़ीज़ फ्री हो जाएँगे उससे। लेकिन हमने देखा है कि पंचकर्मा से बहुत सारी क्रोनिक से क्रोनिक डिज़ीज़ को भी हमने पीछे कर दिया है। तो यही आयुर्वेदा की पहचान है और यही आयुर्वेदा का एसेंस है, जो बाकी कहीं भी पैथीज़ में नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है रूट कॉज़। आप देखिए हमारी जो नाभि है ना, आधे से ज़्यादा नाभि हमारा सेकंड ब्रेन है। जैसे हम ब्रेन से थिंक करते हैं, वैसे हमारी नाभि है। और हमें ये भी, आपने सोचा होगा, कई वीडियोज़ में भी देखा होगा कि हमें नाभि में तेल डालते हैं। कहते हैं ना कि नाभि में तेल डालने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने नाभि को मेन हमारा, वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मर्म ना? मर्म बोलते हैं ना? हाँ, नाभि हमारा एक मर्म है। उसमें तेल डालने से क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें एक तरह से अलाइन्ड हो जाती है। आपका मेटाबॉलिज़्म, अगर आपका गट ठीक है ना, आपकी ओवरऑल बॉडी ठीक रहेगी, आपके दोषास बैलेंस में रहेंगे। तो इसका मकसद यही है। इसमें कुछ टेक्नीक नहीं है और ये नहीं है, इसका मकसद ये है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है? आयुर्वेदा हमें सिखा रहा है। इसका मेन मोटिव फिर मैं वही कहूँगी, हमारा मतलब सिर्फ लाइफ़स्टाइल को मैनेज करना, आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताना जो आप रूटीन में करके अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, और अगर किसी को डिज़ीज़ आ गई है तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। बट हम अगर मॉडर्न साइंस की बात करें, एलोपैथी की बात करें, उसमें हमें बहुत ही झटपट किसी भी बीमारी का जो है सॉल्यूशन मिल सकता है। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैंने टैबलेट ली, आई एम ओके। मुझे फीवर है, आई हैव टेकन अ नॉर्मल पैरासिटामोल, इट्स ओके। बट आयुर्वेदा इज़ वेरी स्लो इन दिस रिगार्ड। तो क्या ये आज की बा ज ये स्लो कह के ना आपने बहुत सारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स का मतलब कि कर दिया है। स्लो तो नहीं है अभी। हाँ, इट टेक टाइम्स, बट डिपेंड कि आप क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, कितनी डोसेज ले रहे हो। आजकल अगर आप, आज 2025 में अगर आप आयुर्वेदा को स्लो कह रहे हो तो आप बहुत पीछे हो इसके बारे में। क्योंकि आप पूरे वो नहीं, रिसर्च नहीं करके आए हो। आजकल तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन, आपको 10 दिन में आपको एलर्जी से मुक्ति मिलती है। आप देखिए 19 साल से मेरे पास पेशेंट जो एलर्जी से पीड़ित आ रहे हैं, वो उन आप 10 दिन में मुझे बोलते हैं मैम हम तो ठीक है। तो आयुर्वेदा स्लो नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा कैसे उसको डायग्नोस करके, राइट डायग्नोस करके, उसके लिए कौन से हर्ब्स दी जा रही हैं, उस हर्ब्स को कैसे हमने कलेक्ट किया है, उसकी पोटेंसी कितनी है, उसको आगे कैसे उसकी प्यूरिफिकेशन, उसकी सारी चीज़ें बनाई हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। डोसेज, आप चूरन की डोसेज और एक एक्सट्रैक्ट की डोसेज में बहुत डिफरेंस है ना? आप किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट क्या है, सार निकाल के आपने किसी हर्ब का उनको दे दिया है, तो क्यों नहीं असर करेगा आपको? वही बताइए। सो कॉमनली यूज्ड आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करते हैं डॉक्टर कांशा आपसे, त्रिफला। कॉमनली हर इंडियन घर में आजकल बात होती है कि कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला ले लो। बट इज़ इट राइट? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कभी भी कोई भी ले सकता है? जी हाँ, त्रिफला जो है बेसिकली हम हर घर में हमें मिलता ही है और हमें पता भी है कि त्रिफला में क्या आता है, हरित की, बबीत की और आंवल की, जिसको हम हरड़ बहेड़ा आंवला बोलते हैं। और डेली बेसिस पे लोग लेते भी हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या फिर किसी को बॉडी पेन्स हो रही हैं, उसमें भी हम त्रिफला यूज़ करते हैं। बट त्रिफला का बेसिक काम क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। एक तो वो दोषों को बैलेंस करता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, एक तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, दूसरा बॉडी पेन्स वगैरह में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उससे जो हमारे बढ़े हुए दोष हैं, वो कम हो जाते हैं। लेकिन
ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसको हम हर कोई यूज़ कर सकता है। अगर हम देखें डेली लाइफ में तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई त्रिफला की फ़ॉर्मूलेशंस बनाने लग गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी रेशो में त्रिफला जो तीनों फल हैं हमारे, हरित की, विविध की और आंवल की होनी चाहिए। तो उसका रेशो रहता है 1:2:4। अगर हम 1 हरड़ ले रहे हैं, तो 2 विविध की लेंगे और 4 आंवले लेंगे। तो उसको हम सुखा के जब उसका चूर्ण बनाएँगे तब हम उसको ले सकते हैं। लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है लेने का। अगर हम उसको ओवरडोज़ में लेंगे तो वो ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप ले रहे हो उसको, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो साइड इफ़ेक्ट तो करेगा ना। तो 2 से 3 ग्राम डेली बेसिस पे हम ले सकते हैं। प्रकृति इसमें कोई मायने रखती है कि वो किस प्रकृति का इंसान है? देखिए त्रिफला जो है ना वैसे भी डॉक्टर साहब को भी पता ही है कि त्रिफला है त्रिदोष हर, मतलब तीनों दोष में वो काम करेगा। यस, तो उसमें प्रकृति ये है कि हर दोष का पर्सन डिपेंड अपॉन डोजेज और डिपेंड कि अगर हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें अगर नॉर्मल वो कोई भी जैसे हम हैं, हमें कोई डिज़ीज़ नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है और जैसे लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर ऐसी चीज़ है कि त्रिफल मतलब तीनों फल और तीनों मीठे हैं, उनका स्वाद मीठा है, तो वो डायबिटीज़ में उनको थोड़ा-सा दिक्कत करेगा। ठीक है, शुगर लेवल या तो मेंटेन रखिए, लेकिन स्टिल हम देते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को भी देते हैं, लेकिन हम उनको ये भी ज़रूर बोलते हैं कि आप मॉनिटर करें और उसमें भी हम ये कहते हैं कि त्रिफला को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लें। आपको चूरन या फिर आप सिरप फॉर्म में मत लीजिए। तो ये डॉक्टर साहब का भी पॉइंट ये इन्होंने बताया है कि त्रिफला की डोज़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली ले रहे हैं तो 2-3 ग्राम ले सकते हैं। तो उस केस में हमें ये त्रिफला का एक एग्ज़ाम्पल है। और एक और जड़ी बूटी की बात करें, गिलोय, बहुत ही कॉमनली हम कहते हैं टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, तो गिलोय इज़ वेरी अवेलेबल। फ्रेश गिलोय भी आजकल हमारे किचन गार्डन्स में भी लोगों के पास अवेलेबल है। तो क्या वो भी कोई आराम से उसे कंज़्यूम कर सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के? जी हाँ, जैसे हमने त्रिफला का बताया ना वैसे ही गिलोय का है। गिलोय को ना बेसिकली आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का नाम देने लग गए हैं। तो है वो इम्यूनिटी बूस्टर, वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। जैसे टाइफाइड में अगर बेसिकली ना उसको हम फीवर में बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं और है उसका क्योंकि वो भी त्रिदोषहर है। जैसे हमारा त्रिफला था वैसे ही हमारा गिलोय भी त्रिदोषहर है, वो हमारे दोषों को बैलेंस करता है। क्योंकि फीवर में क्या होता है हमारा पित्त बढ़ जाता है, हमारा जो वात है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उन दोनों को काउंटर करता है वो। और बच्चों में इम्यूनिटी के लिए हम गिलोय देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं लाइक अमृतारिष्ट देते हो आप, गिलोय घनबटी देते हो। तो आयुर्वेदा में तो फीवर के लिए ये भी सब बताया गया है। बट गिलोय का वो भी कि एक देखिए अमृता वैसे हम पर्णबटी अमृता क्यों बोला गया है? अमृत का मतलब क्या होता है? आप अमृत लेते हैं, अमृत मतलब तो देखिए गिलोय जो है ना जैसे इन्होंने कहा है कि अमृता रिष्ट देते हैं। अमृत मतलब जो हमारा देवता पान करते हैं, अमृत और विष, अमृत अच्छी चीज़ मानी गई है और विष को हमने बुरा चीज़ मानी गई है। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि अगर अमृत को भी ज़्यादा मात्रा में ले दे, तो वो भी विष बन जाता है और विष को अगर बहुत ही प्रिसाइज़ मात्रा में ले, तो वो भी अमृत के समान हो। सो इसमें मैं कहना चाहूँगा देयर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस, जैसा आप दोनों डॉक्टर्स ने कहा, बिटवीन हम नॉर्मली कोई आयुर्वेदा की जड़ी बूटी ले रहे हैं और उसे कब तक लेना है। तो उस थिन लाइन डिफरेंस को हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि कैसे कर सकते हैं? सपोज़ नॉर्मल रूटीन में हम अपने ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए नीम ले रहे हैं, बट ज़रूरत से ज़्यादा नीम लेना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान उस थिन लाइन डिफरेंस कैसे ड्रॉ करे अपने बीच में कि नीम कितनी क्वांटिटी में लेना है या तुलसी वाली चाय पी रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में पीनी है? बिकॉज़ ये हर्ब्स ऐसी है जो आई थिंक सभी के घर में अवेलेबल होती है। देखिए, उसमें भी ये है कि मैंने बताया है कि आप एक नॉर्मल डोज़ेज़ होती है हर चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को भी तुलसी का कुछ ना कुछ देते हैं, तुलसी का पत्ता चखाते हैं। जब भी उनको कोई कफ़ कोल्ड होता है तो तुलसी बहुत नॉर्मल है, घर में अवेलेबल ही होती है और तुलसी को भी हमने एक पूजनीय दिया हुआ है हर्ब कि ये सारी चीज़ों की हम पूजा करते हैं। अपने हिंदू धर्म में हमने देखा है कि हमने प्लांट्स की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्लांट्स अमृत के समान है, मतलब वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोई भी कंज़्यूम कर सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ओवरडोज़ ना हो। नॉर्मल अगर आप 2-3 पत्ते कोई भी कंज़्यूम कर रहा है, तुलसी के पत्ते कंज़्यूम कर रहा है, जैसे हल्दी का भी देते हैं हम। कहीं भी चोट लग जाते तो हम हल्दी वाला लेप लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से आई हैं? हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। तो उन्होंने हम अपने सारे हर्ब्स को ना पूजनीय इसलिए पाया है कि हमें तभी कहते हैं हर्ब्स को अपने प्लांट्स हर्ब्स को उगाना चाहिए, उसकी पूजा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें डिज़ीज़ फ्री करती हैं। हमारे लिए ये अच्छी हैं। जी। डॉक्टर आकांक्षा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आजकल जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों का आयुर्वेदिक में क्या कोई सिग्निफिकेंस है? जी हाँ।
बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। जैसे नवरात्रों में लोग फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन उसका एक अगर हम साइंटिफिक रीज़न देखें तो वो भी है। एक तो हम अपना मानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है ना? तो सेक्रेड चीज़ को लेके भी हम वो करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसे हमारी वर्षा ऋतु खत्म हो रही है, शरद ऋतु हमारी स्टार्ट हो रही है, तो वर्षा ऋतु में क्या है, वात प्रकोपित रहता है और शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त प्रकोपित होना शुरू हो जाता है। तो एक तो चेंज ऑफ द सीज़न हो रहा है, बॉडी में दोषास भी चेंज हो रहे हैं। उस टाइम हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है, हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक रहता है, तो उसमें हम फास्टिंग करने को बोलते हैं। वो जो टाइम रहता है 15 दिन का, मतलब 1 ऋतु खत्म हो रही है, 7 दिन उसके, 1 ऋतु आने वाली है, 7 दिन उसके। वो टोटल 15 दिन का जो समय है उसको हम ऋतु संधि बोलते हैं। तो इस टाइम पीरियड में हमें अपनी जो हेल्थ है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए, सुबह उठ के ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा इनटेक करने चाहिए। तो अन्न को हम इसीलिए छोड़ते हैं इस केस में कि अन्न नहीं लेना चाहिए और मोस्टली फलाहार इसलिए लेते हैं ताकि जो अन्न पचाना है उसमें क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक होता है, तभी ये 9 दिन हम फास्टिंग करते हैं। और वैसे भी आयुर्वेदा में तो ये कहा है कि हर बीमारी की जो जड़ है उसमें क्या करते हैं, उपवास। ज्वर में तो हम उपवास करना बहुत कहते हैं, ज्वर मतलब फीवर, उसमें हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इलाज फास्टिंग है। तो डॉक्टर नागशा ने जैसे ऋतु चेंज की बात करी, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे जैसे सुबह उठ के उन्हें बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है, छींकें आती है, लगभग आती ही रहती है, और खासकर ये सीजन चेंज में बहुत ज्यादा होता है, सुबह और शाम। जैसे ही बिफोर सनराइज या सुबह उठते हैं तो उन्हें छींकें आती है, एंड आफ्टर सनसेट वो जैसे ही घर जाते हैं तो भी छींकें आती है। तो इसका आयुर्वेदिक में कोई सोल्यूशन है आयुर्वेदा में? आयुर्वेदा में सोल्यूशन भी है, लेकिन इसका रूट कॉज क्यों होता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कैटेगराइज करते हैं सीजनल एलर्जीज के तौर। ओके। एलर्जी एलर्जी मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भर गए हैं, कफ बढ़ गया है। जितनी भी हमारी बीमारियां ये हमारी धड़ से ऊपर वाली होती हैं, उसको हम कफ उसमें ज्यादा होता है, जैसे नाक से पानी निकलना, सर दर्द होना, आंखों में भी कई लोगों के पानी, वाटरी आईज, जलन होती है। क्या है? एलर्जी है। आपका कफ़ज बहुत बढ़ गया है, आपका कफ दोष। और जैसे बताया है कि सुबह का टाइम और संध्या का टाइम, इसमें कफ़ज प्रधान टाइम होता है, सबसे ज़्यादा कफ दोष प्रधान होता है, तो लोगों को सुबह उठते ही छींकें आती हैं। और जैसे कि आपने बताया है कि शरद ऋतु स्टार्ट हो रही है, शरद ऋतु में तो मोस्टली आपका सारा जो सुबह का टाइम होता है तो कफ़ज प्रधान है। लेकिन जैसे-जैसे सनराइज़ होता है, ठीक है, जैसे-जैसे आप 9-10 बजे के बाद लोगों को अपने आप ही ये सिम्पटम्स सबसाइड भी हो जाते हैं, ठीक है? दैट इज़ नॉर्मल। दैट इज़ बिकॉज़ आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी में चेंजेज़ आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है? 10 दिन आपको ये फ़ेज़ हो रहे हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन ये चीज़ अगर आपको रेगुलरली रह रही है, आपको पूरी ऋतु में ये हो रहा है, सुबह उठते ही आपको छींकें 15-20 छींकें आ रही हैं और पूरी शरद ऋतु में आपसे बना रहा है, तो देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर्स, ठीक है? आप अपनी इस चीज़ का इलाज करवाएँ, आप कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ मत करिए, आप थोड़ा-सा यष्टि मधु लेना शुरू कर दीजिए। जस्टी मधु मुलट्ठी, राइट। ठीक है, तुलसी का थोड़े से 2-3 पत्ते चबाना शुरू कर दीजिए। रात को हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए। आपके घर पे नीम के पत्ते लगे होंगे, तो नीम के पत्ते कंज़्यूम कर लीजिए, ठीक है? आप अश्वगंधा बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। बस अगला क्वेश्चन मेरा च्यवनप्राश, बेसिकली देखा जाए जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो च्यवनप्राश को कैसे मैनेज करे? बड़ा अच्छा आपने च्यवनप्राश पहले ही जवाब दे दिया मेरे। देखिए, उसमें भी यही होता है कि आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, जो शुगर फ्री, जिसमें कोई ज़्यादा एडिटिव्स नहीं एडेड होते हैं, और जहाँ अगर होते भी हैं, तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटीज़ में होते हैं। तो वो लेना काफ़ी हद तक सेफ है। बिकॉज़ ऐसे तो हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट रोटी भी तो खाते हैं, उसमें भी तो शुगर है। आप कोई भी चीज़ खाओ, आप घर पे दाल खा रहे हो, उसमें भी शुगर है। हर चीज़ में शुगर है, लेकिन उसको अच्छे लेवल पे मेंटेन करके खाओगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही शुगर कट डाउन कर दोगे, तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी नहीं। आपका वैसे ही प्रमेह रोग में क्या होता है, आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है। कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए तो चाहिए ना, गुड कार्ब्स तो चाहिए ही ना। तो अगर आपको कोई भी शुगर फ्री या लो शुगर लो, बहुत सारे आजकल ब्रांड्स आ रहे हैं जिसमें जैगरी यूज़ हो रहा है च्यवनप्राश में, शक्कर यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे रिफाइंड शुगर से वो बेटर है। और प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, और कई लोग ये होते हैं कि वो लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, क्योंकि जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी ना, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा एडेड है। तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए कि जो अच्छी हो, फ्रेश हो, ऑथेंटिक हो और सर्टिफाइड हो।
तो उस केसेस में डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी च्यवनप्राश खा सकते हैं, ऐसा सच कुछ भी नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब, हम इसमें भी डोसेज का बता सकते हैं पर कि अगर हम प्रॉपर उसको डोसेज में ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम शुगर वाले पेशेंट में शुगर बिल्कुल कट डाउन कर देंगे, तो एक तो वो मेडिसिन ले रहा है, शुगर वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा, तो उससे वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, शुगर बिल्कुल लो हो जाएगी, चक्कर आएंगे, वीकनेस होगी, इम्यूनिटी और ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो इन्होंने बताया कि हम जो लो शुगर वाले या फिर जो विदाउट शुगर च्यवनप्राश बनता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम डोसेज को मेंटेन करके और साथ में शुगर की मॉनिटरिंग करके भी च्यवनप्राश ले सकते हैं। ले सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को कि वो स्पेसिफिकली जिन्हें डायबिटीज है वो च्यवनप्राश को कैसे ले सकते हैं और उसकी डोजेज मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल हर जगह एक ग्लूटेन है जो कि विलन बन चुका है। हर कोई कहता है ग्लूटेन फ्री डाइट लो, पीपल आर स्विचिंग टू द मिलेट्स डाइट, ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स लेते हैं। तो क्या आप इस पे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या वीट वाकई एक प्रॉब्लम है? वीट एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक प्रॉब्लम बन चुकी है। बिकॉज़ हर कोई कहता है कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है या फिर कहते हैं कि मुझे वीट एलर्जी है, तो लोगों ने वीट को लेना ही बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन हम अगर देखें तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हम नॉर्मल खाना खाते थे, वो क्यों होता था? हम घर की खेती खाते थे, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता था, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता था। लेकिन अब जैसे-जैसे टेक्निक्स एडवांस हो रही हैं, वैसे-वैसे चीज़ें भी चेंज हो रही हैं और ग्लूटेन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनको वीट एलर्जी है, तो उसकी वजह से उनको आईबीएस रिलेटेड इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि पेट से जुड़ी समस्याएँ, वो होना उनको शुरू हो जाती हैं। और एक फैक्टर उसमें ये भी आ जाता है कि उसी की वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनको उनका डाइजेशन है वो खराब हो जाता है। तो डॉक्टर अंजना, जैसे कि डॉक्टर कामशा ने ग्लूटेन एलर्जी के बारे में बताया, तो जैसे आप एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, आपकी ओपीडी में हजारों लोग आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम बताते होंगे। तो आप उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम आईबीएस जो है ये ग्लूटेन की वजह से है या इसका कोई और कारण है? देखिए एसिडिटी अगर हम कहें कि सीधा इसका कनेक्शन वीट से है तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है? इस केस में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि देखिए जो पुराने ज़माने में ना अगर हम सोचें कि हमारे जैसे दादा-परदादा में सबसे महँगा अनाज कौन-सा था? वीट। और सबसे सस्ता क्या था? ज्वार और रागी। अब मार्केट में क्या है कि अब इनको हो गया है कि रागी और बाजरा को अप करना है, प्राइस वाइज़ भी अप करना है, कैसे वो अपने आप को फ्लरिश करें। तो अब आज के ज़माने में देखिए कि अब व्हीट से महँगा ज्वार और रागी का आटा है। हुँ। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक मार्केट स्ट्रैटेजी भी है, मैं ये गलत नहीं कहूँगी बिकॉज़ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले के ज़माने में कोई व्हीट हर घर में व्हीट ही तो होता था हुँ। और कुछ नहीं होता था और व्हीट कोई ऐसा नहीं ऐसा कुछ हार्मफुल उसमें कोई भी इंग्रीडिएंट ऐसा नहीं है, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। इट इज़ वेरी सेफ ग्रेन और अगर हम आज की बात भी करें कि आजकल जितने भी ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या फिर जितने भी हमने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं कि कहते हैं कि वी आर टेकिंग ग्लूटेन फ्री डाइट जिससे कि उनका वेट लॉस होता है ना? हम फिट रहते हैं। तो ये सिर्फ़ एक मार्केट स्ट्रैटेजीज़ हैं और मोस्टली जो रियल केसेज़ होते हैं व्हीट एलर्जी के, उनको बाय बर्थ भी ये इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? जेनेटिकली इफ़ेक्ट भी आता है और साथ में जब वो एलर्जिक टेस्ट करवाते हैं, तब उनको प्रॉपर्ली पता चलता है कि येस दे आर व्हीट एलर्जिक। लेकिन इस केसेज़ में ये भी कहना चाहूँगी कि कई बार कोई चीज़ें हम बिल्कुल लेना ही छोड़ देंगे, तो वो कहीं न कहीं जब आप एकदम से खाओगे, तो वो आपको परेशानी करेगा। ठीक है? तो छोड़िए मत क्योंकि लोगों ने ना उनको देख-देख के एक ट्रेंड और एक अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में क्या किया है कि उन्होंने भी छोड़ दिया वो व्हीट लेना, ठीक है? उस केस में क्या है कि आपका गट उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है अब और आगे-आगे जैसे-जैसे आपके जीन्स आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उनको भी नहीं आगे डाइजेस्ट हो पा रहा है। और जैसे इन्होंने भी बताया है कि वो ग्रेन्स में इतने फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ऐड हैं कि उसकी वजह से भी है। लेकिन एसिडिटी अगर हम बात करें कि येस व्हीट कारण भी एसिडिटी लोगों को ब्लॉटिंग होती है, लेकिन उसके कारण और भी बहुत सारे हैं लाइक नॉन-वेज के कारण भी लोगों को एसिडिटी होती है। अगर आप राजमा या फिर आप चावल कई लोग खा लेते हैं उसके बारे में भी एसिडिटी होती है या डेयरी प्रोडक्ट्स हम कह सकेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स भी कई लोगों को मिल्क भी ब्लॉट करता है। तो उसमें लैक्टोज़ एलर्जी हम कह देते हैं। तो कर्ड भी बेसिकली कहा जाता है, मिल्क कईयों को कर्ड जो है डाइजेस्ट नहीं होती। तो क्या इसका टाइम है? कोई टाइम फ्रेम अगर बेस्ट हो, लाइक हम कहते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है सनसेट से पहले ले लेने चाहिए। डेफ़िनेटली हमारे आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है। लेकिन आयुर्वेदा में हमारा मिल्क लेना रात को अच्छा माना गया है क्योंकि ये कफज प्रधान दोष
से भरपूर होता है मिल्क, उससे क्या होता है कि आपको नींद अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर पीसफुल सोना है तो वो मिल्क ले, लेकिन हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि सफ़ेद दूध ना लें, कुछ ना कुछ आपको उसमें ऐड करना है, जैसे कि इलायची ऐड कर सकते हैं, दालचीनी पाउडर ऐड कर सकते हैं, करक्यूमिन ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पुराणों में लिखा गया है कि मिल्क कभी भी सफ़ेद मत लो, उसमें कुछ ना कुछ एडिशंस होने चाहिए, जिससे क्या है कि उसका तसीर बदल जाती है, उसका वीर्य विपाक थोड़ा डिफरेंट हो चीनी भी मिल्क में एक एडिशन ही है। हाँ जी, चीनी क्या चीनी डाल के प्लेन मिल्क ले सकते हैं? हाँ, आप देखिए ना गुड़ अगर आपको मीठा खाना ही है, गुड़ लीजिए, स्पेशली आप डेट्स ले सकते हैं, खजूर डाल के लोग खाते थे। सर्दियों में हमारे अभी भी देखा गया है कि कई घरों में खजूर डाल के दूध पिया जाता है। उसका एक ट्रेंड है, आजकल तो ये फ़ेमस हो चुका है, मतलब लोग रेस्टोरेंट्स वाले इसको बहुत ही हाई प्राइस वैल्यू में इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन ये पहले ही हमारे दादा-परदादा के ज़माने से ही ये चीज़ है, क्योंकि वो नेचुरल शुगर है। बट बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को आप यूजुअली प्लेन मिल्क ही देते हैं। सो क्या दैट इज़ सेफ या उसमें भी कुछ ऐड करना चाहिए? केस में ये होता है कि बच्चों के हम में शुगर अवॉइड करते हैं, ठीक है? उनको हम शुगर नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि शुगर से जो बच्चा होता है ना उसकी इम्यूनिटी लो होती है, स्किन भी कई बार मीठे वाली चीज़ों से अट्रैक्ट मतलब उनके स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। मोर ओवर उनके जो जैसे भी कोई चीज़ डेवलप हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीथ खराब होने के चक्कर है, क्योंकि बच्चे को अगर मीठे की आदत पड़ गई, तो वो नेचुरल मीठा को छोड़ के बाकी सब कुछ खाएगा, लाइक चॉकलेट्स, बहुत सारी फैंटेसीज़ आ चुकी हैं। उनको गट इश्यूज़ आना गट शुरू इश्यूज़ आने लग जाते हैं बिकॉज़ ओवर मीठा बच्चे को नहीं समझना। हम बड़े अगर मीठा खाएँगे तो हमें थोड़ी बहुत समझ है। बच्चे के केस में उसको नहीं पता, उसको टेस्ट बड्स उसको जो चीज़ अलाउ करते हैं वो उसको आदत बना के उसको ज़्यादा कंज़्यूम कर लेगा। और आजकल तो वैसे भी जो हमारी रिफाइंड शुगर है हमें नहीं पता कैसे बन रही है। ड्रग अडल्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है मार्केट में, सब्स्टिट्यूट आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। सो बेटर है कि हम उसकी जगह गुड़ या जैगरी ही यूज़ करें। पर डॉक्टर काक्षा मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन है आपसे कि जो चाहे शुगर है, चाहे हमारा गुड़ है, चाहे शक्कर है, बनती तो सब गन्ने से ही है, शुगर केन से। वो आपकी बात ठीक है। हाँ, प्रोसेस डिफरेंट है। सोर्स सेम है, लेकिन जैसे अब हम गन्ने को रिफाइन करते हैं तो उससे शक्कर निकलती है, गुड़ निकलता है। लेकिन अगर हम उसको और ज़्यादा रिफाइन करेंगे तो शुगर निकलेगी। मतलब अगर हम एक चीज़ कहें कि एक कचरा रह गया है ना एंड में, तो वो हम रिफाइंड शुगर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। ओके। सो एक डॉक्टर अंजना ने अभी अपने आंसर में बताया अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन, वेट लॉस की बात हुई। सो आजकल हम सोशल मीडिया पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं कि हर कोई डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स ड्रिंक ये सब प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में डिटॉक्सिफिकेशन ऐड करोगे। और ये 2 टाइप्स की डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है, फिज़िकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। दैट इज़ आई थिंक अ ग्रेट फैक्ट टुडे, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंटल रिसोर्स की ज़रूरत ज़्यादा है आजकल की जनरेशन को। तो इसमें हम अगर हम मेंटल डिटॉक्स की बात करते हैं, तो यूजुअली देखा है लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आजकल तो स्नैपचैट भी इतना कॉमन हो गया है कि लोग 24 घंटे स्नैप्स बनाने में लगे रहते हैं। हर कोई कोई काम भी करना है तो पहले स्नैप भेजनी है, खाना खाना है तो भी स्नैप भेजनी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है जो हमें मेंटल डिजीज़ आ रहे हैं, लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं या फिर किसी को रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो सारा यही है। इसके लिए ना हम डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। लाइक हम टीवी से दूर रह सकते हैं या फिर आप अपने 5 सिर्फ 5 दिन के लिए, मैं तो सजेस्ट करूँगी सिर्फ 5 दिन के लिए आप अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दो। टाइम से सो, टाइम से उठो, मतलब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो, मेडिटेशन करो, तो ये है। एंड फिजिकल डिटॉक्स अगर हम कहें तो? फिज़िकल डिटॉक्स के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपनी पंचकर्मा थेरेपीज़ लें। साल में 1-2 बार तो पंचकर्मा ज़रूर करवाएँ अपना, और स्पेशली अगर आपको घर पे ही अपने आप को डिटॉक्स करना है तो सबसे बढ़िया है उपवास कर लें, फास्टिंग कर लें। क्योंकि फास्टिंग सबसे बड़ा डिटॉक्स का एक अच्छा ज़रिया है कि अगर आपको डिटॉक्स करना है, आपको अपना गट डिटॉक्स करना है, आपको अपनी मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करना है, उस केस में आप अपना वाटर इनटेक अच्छा कर लीजिए। फास्टिंग करिए, थोड़ा टाइम के लिए आप कोई चीज़ गिव अप कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग करते हैं कि आप 1 महीने के लिए हमने दूध गिव अप कर दिया, है ना? इसका हम वो एक थोड़ी महन ऐसे भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल मीन्स भी होते हैं, कई लोग मन्नत माँग लेते हैं कि हमने ये कर लिया, ये कर दिया। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो दिस इज़ द डिटॉक्स। आप सोचिए कि आपको मीठा नहीं खाना है 1 महीने तक, दैट इज़ अ डिटॉक्स। आपकी वैसी ही बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अगर हमने वेट लॉस करना है, उसमें हमें यही चीज़ें तो छोड़ते हैं। एक तरह से वो डिटॉक्स ही कर रहे हैं हम अपनी बॉडी को। हमने क्या है कि जितने भी डायटीशियंस हैं या जितने भी हम डाइट प्लान्स देखते हैं, उनमें सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो टोटल जितना आपका खाना कैलोरीज़ ले रहे हो उसको हाफ़ कर देते हैं। हाँ, हाँ। आपका कोई डेयरी प्रोडक्ट छुड़वा देते हैं। मैंने तो बहुत सारे डायटीशियंस ये भी देखे हैं, उन्होंने कहा है कि आप दूध छोड़ दो, अब दूध पियो ही मत।
तो क्या होगा उससे? लेकिन वो एकदम से छोड़ के आपने कभी पीना ही नहीं है तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप 10 दिन के लिए छोड़ सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसका गैप कर सकते हो। दैट इज़ एक्चुअली डिटॉक्स, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी आगे चल के। बट दूध के साथ-साथ आयुर्वेदा में स्पेसिफिकली कहते हैं कि चाय, कॉफ़ी ये सब जो है हमारी गट के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, कैफ़ीनेटेड प्रोडक्ट्स डेफ़िनेटली गट के लिए नहीं अच्छे हैं और आयुर्वेदा इसको सजेस्ट नहीं करता है। आप हर्बल टीज़ ले सकते हैं, जैसे अर्जुना टी होती है, आप जीरा, सौंफ, अजवाइन की एक टी बना के ले सकते हो, डिकॉक्शन बना के ले सकते हो, है ना? लेकिन अगर आप दूध वाली चाय पीने के लिए सजेस्ट करोगे कि दैट इज़ जस्ट हमारा एक ह्यूमन मेड चीज़ें हैं वो। उसमें कहीं भी उसके कोई फ़ायदे नहीं है, नुकसान बहुत है। लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा-सा ऑफेंड हो जाएँगे, चाय लवर्स। हुँ, हुँ, कि हाँ हुँ। भई, हम तुम्हें चाय एंड आजकल तो मार्केट में फ्लेवर्ड चाय आने लगी है इतनी ज़्यादा। तो ठीक है आप लो, लेकिन आप क्वांटिटी कम कर दीजिए। फ़न कई लोगों को आदत होती है कि ऑफ़िस में बैठे-बैठे 6 कप अंदर डाल लिए। हुँ। दैट इज़ एक्चुअली बट मॉर्निंग बैठने की बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो। पेट टी दैट इज़ ऑल्सो ए एडिक्शन। आप एक मेरा पॉडकास्ट भी दे सकते हैं इस पे। मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है कि वो सब आपकी एडिक्शन, ठीक है? बैटरी आपकी एडिक्शन है, उससे आपके बॉडी को फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सोच ले, आपको मन में ठान ले कि हाँ, मैं 10 दिन तक मुझे नहीं पीनी है, तो उससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो। आपको 10 दिन थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील होगा, लेकिन 11वें दिन आप बिल्कुल ठीक होगे, बिकॉज़ वो एडिक्शन है, उसमें आपकी बॉडी का कुछ नहीं जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हमने ये भी देखी हैं कि जैसे सिगरेट और अल्कोहल भी है, वो भी तो एडिक्शन ही है। एडिक्शन, राइट। हर चीज़ और आजकल ये जो डिजिटल चीज़ है वो भी एडिक्शन है, जो इन्होंने बताया है। और मोस्टली आई थिंक ये जेन ज़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो हर जगह स्नैप, फ़ोटोग्राफ्स ये सारी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व्ड हो चुके हैं कि वो अपने साथ बैठे पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं करते हैं। नहीं क तो ये सारी क्या है आपकी बॉडी में डिटॉक्स ही मतलब एक बहुत ज़्यादा कचरा भर रहा है जिसको आपको डिटॉक्स करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। तभी हमने देखा है कि आजकल सुसाइड केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों की जो कैपेसिटी है ना अपने आप को होल्ड करने की या फिर अपनी इमोशंस को होल्ड करने की वो बिल्कुल भी नहीं रही है, सहन शक्ति नहीं रही है। तो इसके कारण जो हमारी एजिंग है ना वो भी कम हो रही है। हमारा एज पीरियड पहले लोग देखिए अब 70-80 साल तक जीते थे। अभी नहीं है, अब हमारी एज बिल्कुल 60 साल तक रह गई है। मतलब अगर आप देखें क्यों रह गई है बिकॉज़ आपने अपने आप को इतना ज़्यादा कर लिया है फिज़िकली, मेंटली कि आपको बस इतने में ही आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। सो डॉक्टर कांक्षा मेरा क्वेश्चन अगला आपसे है कि आयुर्वेदा में एक हर्ब है शिलाजीत। वो सुनते ही शायद सबके दिमाग में आता है कि शिलाजीत मीन्स बिल्डिंग अ सेक्सुअल स्टैमिना। सो इस हर्ब की क्या इम्पोर्टेंस है आयुर्वेदा में? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, शिलाजीत एक हर्ब नहीं है, वो एक रेज़िन है, ठीक है? तो जो शिलाजीत है वो बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है, हमारे स्टैमिना को इंक्रीज़ करता है, इवन स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। और हाँ, एंड्योरेंस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो हम बेसिकली आजकल आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर वगैरह सारे जो हैं, वो शिलाजीत को रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसका भी आजकल मार्केट में आ रहा है कि 200-300 रुपए में शिलाजीत मिल रहा है ना? तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बहुत ही लाइक हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है। क्योंकि उसका जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम शिलाजीत का, वो बहुत ही एक वे से निकाला जाता है, एक प्रोसेस से निकाला जाता है जो एक्सपेंसिव होता है। और सेकेंडली हमें उसको डिफाइन करना आना चाहिए कि जो शिलाजीत है वो प्योर है या नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत अडल्ट्रेशन हो रही है, जैसे वैक्स से भी वैक्स को मिला देते हैं, उसमें कोल तार को मिला देते हैं, जिससे वो कह देते हैं कि ये शिलाजीत है। और आजकल लोगों में एक वहम हो गया है कि शिलाजीत ये करता है तो वो ले लो, कहीं से भी ले लो, बट ऐसा नहीं है। और दूसरा आता है कि हम विमेन्स में नहीं ले सकते हैं, तो विमेन में हम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डोसेज का फ़र्क रहता है। क्योंकि बोला जाता है कि जो शिलाजीत है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। तो कौन कहता है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता? होता है, लेकिन एक क्वांटिटी रहती है उसकी भी, तो उसको वो भी हमें फीमेल्स में भी बूस्ट अप ही चाहिए। तो वो उसको भी सही करता है, लेकिन डोसेज का फ़र्क रहेगा। जैसे अगर हम मेल्स में देखें तो 300 टू 500 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन वहीं हम अगर फीमेल्स में देखें तो वो 250 से 300 ग्राम की जो डोसेज रहती है वो सही रहती है। और अगर हम इसका टेस्ट करने को बोले, अगर हम घर में भी देखना चाहते हैं शिलाजीत, तो हम शिलाजीत ले सकते हैं, उसको पानी में हम डाल सकते हैं। अगर तो वो डिज़ॉल्व हो जाता है, तो वो प्योर शिलाजीत है। अगर वो डिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ उस पे तैर रहा है, इट मीन्स वो प्योर शिलाजीत नहीं है। सेकंड हम देख सकते हैं कि जब हम मैचस्टिक से आग जलाते हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर उसमें कोल तार वगैरह होगा, तो वो जल जाएगा, वैक्स होगी तो वो जल जाएगी, पर शिलाजीत कभी जलता नहीं है, वो बबल फॉर्म में आएगा।
सो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि फीमेल्स में शिलाजीत जैसे डॉक्टर आकांक्षा ने बताया कि उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि फीमेल्स में शिलाजीत एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है उनकी हेल्थ में? देखिए जो फीमेल्स है ना, वो एक तरह से सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल जब उनका टीनेजर में कुछ और बर्थ पे कुछ और हार्मोन्स होते हैं, टीनेजर पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, प्यूबर्टी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। देन जब फीमेल क्या कहते हैं एडल्ट होते हैं तब भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। आफ्टर मैरिज हार्मोन चेंज होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन्स एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी हार्मोन्स। एंड जो मेन होता है कि 50 तक जब उनका मेनोपॉज़ल फेज़ आ जाता है, सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे आता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स अब बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। आयरन लेवल बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाते हैं आपके। उस केसेस में फीमेल्स क्या करती हैं और वे फीमेल्स अपने आप पर ध्यान सबसे कम रखती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में तो हमने देखा है कि चाहे वर्किंग हो, चाहे नॉन वर्किंग हो, हाउस होल्ड वीमन भी हो, तो वो भी अपना इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती हैं बिकॉज़ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मेंस नो डाउट उनके ऊपर भी हैं, लेकिन फीमेल्स का ये होता है कि वो थोड़े-से अपनी हेल्थ को लेके ना थोड़े-से वो हो जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, दिस इज़ नॉर्मल और उनकी सहन शक्ति भी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आज मैं ये रिकमेंड करूँगी कि फीमेल्स की जो उनकी ये कमियाँ हैं ना जैसे कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन डी, ये आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी बैक पेन्स हैं, जितनी भी नी पेन्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं? फीमेल्स में होती है ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड मोरओवर जो उनके आयरन लेवल है वो भी ड्रॉप डाउन होते हैं। शिलाजीत को हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा आयुर्वेदा मल्टीविटामिन है, जिसको हर कोई ले सकता है, फीमेल भी ले सकती हैं, अब मेंस भी ले सकते हैं। मोर ओवर शिलाजीत में ऐसे इतने मिनरल्स हैं कि जो आपके एक नॉर्मल मल्टीविटामिन में मिलेंगे ही नहीं। इसमें 80 प्लस मिनरल्स होते हैं और वो भी बहुत प्योर फॉर्म में। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ऑथेंटिक हो, अप्रॉक्सिमेटली 60 प्लस फॉल्विक एसिड क्वांटिटी में हो, ठीक है? उसमें 60 प्लस फॉल्विक एसिड होना ही चाहिए बिकॉज़ इससे कम तो चलेगा ही नहीं। वो आपके लिए एक अडल्ट्रेटेड शिलाजीत होगा, वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़रूर कर देगा। तो ये ज़रूर रखें कि जब भी आप शिलाजीत लें, तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर चेक करें कि क्या वो आपका फॉल्विक एसिड 60-70 प्लस है कि नहीं है। एंड मोर ओवर जिसमें मिनरल्स आपको इतना भरपूर मिल रहे हों, तो उसको कौन नहीं लेना चाहेगा? आप अलग-अलग ब्रांड्स की मेडिसिन्स, मल्टीविटामिन्स लेते हो, विटामिन डी अलग से लेते हो, कैल्शियम की अलग से लेते हो, आयरन के लिए अलग से लेते हो। इतनी दवाइयाँ खाते-खाते फीमेल्स के पास ना टाइम है, ना इतनी पेशेंस है। तो इसमें एक चीज़ ही ले लो ना, शिलाजीत रेज़िन खाओ और अपने सारे 80 प्लस मिनरल्स पूरे कर लो। तो कोई मिनिमम एज या मैक्सिमम एज जिससे शिलाजीत हम लेनी शुरू कर सकते हैं? हुँ। किस एज तक लास्ट ले सकते हैं? देखिए शिलाजीत अगर लेना है ना तो आप एडल्ट ले सकते हैं, ठीक है? ओके। तो हम 18 इयर्स। हाँ, 18 इयर्स अगर दे सकते हैं और बेसिकली अगर सेफ साइड जाएँ तो हम 22-25 की एज से आप ले सकते हो एंड मैक्सिमम चाहे आप 70 साल के, 80 साल के भी ले सकते हो। बस ये ज़रूर है कि आप अपने फिज़िशियन, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डोसेज ज़रूर सेट करिए। और एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि शिलाजीत ऐसे नहीं है कि आप सारा साल शिलाजीत ही खाते रहें। गिव द ब्रेक ऑफ 10-15 डे, आप 2 महीने लगातार खाओ, 10 दिन थोड़ा-सा गैप दो, फिर से अगेन स्टार्ट करो। बिकॉज़ कई बार आपकी बॉडी में इतनी हैवी जो कंटेंट है वो भी ऑब्जर्व कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना? इतना हैवी कभी आपने खाया नहीं है कोई भी चीज़, इतनी पावरफुल चीज़ कभी आपने खाई ही नहीं है। तो इतनी जब आपको और ऊपर से अगर आप गोल्ड के साथ लोगे फॉर्मुलेशन तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? आप राइट। गोल्ड प्योर स्वर्ण भर्सन के जितने फ़ायदे हैं वो आपको पता ही नहीं है। इसके बारे में भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे कि स्वर्ण का क्या ब फ़ायदे हैं। ठीक है, किसी भी मेडिसिन में अगर स्वर्ण ऐड हो जाता है तो उसके क्या है, गोल्ड सबसे सुपीरियर मेटल माना गया है, तो उसके अपने फ़ायदे हैं। विद प्यूरिफिकेशन अगर मेडिसिन्स में डालते हैं ये, है ना? तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो ये हम ज़रूर ऐड करें कि अब शिलाजीत अगर गोल्ड के साथ मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली उससे बेटर कुछ भी नहीं है। सो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो खासकर पीरियड्स के दौरान होने वाला पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर इंडियन वुमेन्स की बात करें। तो इस पेन को वो कैसे मैनेज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा या उनकी जनरल जो घर में जैसे रहती हैं? सो क्या उसमें घरेलू उपाय या नुस्खे कर सकती हैं? ये बहुत ही आजकल कॉमन हो गया है। एक तो ये मेन प्रॉब्लम हो रही है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। पहले की फीमेल्स में हमने कभी नहीं सुना होगा कि उनको क्रैम्पिंग हो रही है, या जो हमारे मम्मा वग़ैरह वाले एज वाले भी हैं, उन्हें कभी नहीं ऐसा होता था। वो हमें भी खुद कहते हैं कि बेटा हमारे टाइम में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये प्रॉब्लम अब हो रही है बिकॉज़ अभी जो हार्मोन, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि फीमेल्स में हार्मोन्स ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है।
तो इसमें क्या रहता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होता है वो बहुत पीक पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और बेसिकली जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइन होती है यूट्रस की, वो थिन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब अंदर क्रैम्पिंग हो भी रही है, हल्की सी भी हो रही है, तो वो फील होती है कि मुझे पेन हो रहा है। तो घर में तो हम हॉट वाटर बैग ले सकते हैं या फिर हम काढ़ा बना सकते हैं, काढ़े से क्या होगा कि उनकी जो पेन है उसको रिलीफ मिलेगा, जो मसल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग होना शुरू हो काढ़े जाए। में क्या हम ऐड कर सकते हैं? काढ़े में आप अजवाइन ले सकते हो या फिर हम कह सकते हैं जीरा, जो हम जैसे इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन में डिकॉक्शन बताया था, हाँ। वो हम ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड खासकर हमारी इंडियन सोसाइटी में मिथ्स भी बहुत सारे हैं कि इवन जब वुमेन्स को पीरियड्स आते हैं तो उन्हें जमीन पे सोना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, यहाँ तक कि होली प्लेसेस मंदिर वगैरह भी नहीं जाना चाहिए। राइट, राइट। तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज़ जब आपके पीरियड्स आते हैं, उस केसेज़ में आपकी बॉडी थोड़ी-सी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू आपके नॉर्मल फेज़ में। आपकी इम्यूनिटी लो होती है, आपकी जो बॉडी है, सारे दोष आपके नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब भी आप सिर धोते हो या सिर क्या है कि आपकी सारी क्या है ऊर्जा, वहाँ से आपकी बॉडी में सारी चीज़ें आप नीचे से तो आप बॉडी हीटेड है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है। जब आप उसके ऊपर ठंडे पानी से नहा लेते हो या फिर आप ठंडे सिर धो लेते हो, उससे क्या है कि आपके जो पित्त है उसके ऊपर कफ ठंडा चीज़ डल गई, तो वो जितनी उसकी हीट है, जितना उसको फ्लो अच्छा होना चाहिए, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन येस अगर आप एज़ पर हाइजीन लेवल में बात करें, तो आप लूकवार्म वाटर से नहाइए, आप हर चीज़ लूकवार्म से करिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ठंडी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं बिकॉज़ वो आपके दोषों के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। आपकी बॉडी हीटेड है, पित्त आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है। उस जैसे आप कहते हैं ना, आप अग्नि में अगर पानी डाल दोगे तो वो बुझ जाएगी, वो कुछ आपका काम ही नहीं करेगी। वैसे ही हमारी जब भी फीमेल रज में होती है या मेंस्ट्रुअल फेज़ में होती है तो उसकी बॉडी को पूजनीय माना जाता है। बिकॉज़ उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न ये नहीं है कि हम कोई अंधविश्वास में विश्वास करते हैं कि आप मंदिर ना जाएँ। लेकिन उसमें फीमेल खुद ही इतनी हीटेड होती है, उसमें इतनी पावरफुल होती है, उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो किसी भी ऐसी होली प्लेस में जाती है तो वहाँ पे उसकी वो जो शक्ति है वो डबल हो जाती है। बिकॉज़ जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसमें क्या है कि वहाँ का जो ऑरा होता है, वो थोड़ा-सा और ज़्यादा स्पिरिचुअल और उसमें हाई एनर्जी वाला होता है। लेकिन आपकी बॉडी उस टाइम बहुत लो एनर्जी में है, तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप हाई एनर्जी वाले चीज़ों को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो साइंटिफिक रीज़न ये है, इसमें कोई भी मिथ नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम उसको भी अछूत मान रहे हैं उस फीमेल को। वो फीमेल अछूत कैसे हो सकती है जो आपका क्या है, वो एक एग ही तो बनाती है जो आगे जाके फर्टिलाइज़ेशन के बाद एक बच्चा जिस पैदा होता है उसी चीज़ से होता है, तो वो अछूत कैसे हो सकती है? तो ये चीज़ें मिथ्स हैं, इसके लिए कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर है, लेकिन आप इस हिसाब से समझिए कि उनके लिए क्यों हमने अवॉइड किया गया है। और जो पुराने लोग थे वो भी इस वे से ही उनको अवॉइड करने के लिए बोला गया था। हाँ जी। बेसिकली ना इसको रजस्वला परिचर्या कहा राइट। आयुर्वेद आयुर्वेद। इसको रजस्वला परिचर्या कहा गया। रजस्वला का मतलब होता है कि जो लेडी मेंस्ट्रुअल फेज में है, उसको हम रजस्वला कहते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा एंशिएंट फैक्ट्स देखें या फिर हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखें, तो उसे हम रजस्वला परिचर्या कहते हैं। और बेसिकली इसमें जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होती है, उसकी वजह से ही हम उनको ऐसे बोलते हैं कि होली प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए। और सेकंड ये है कि इस फेज में बोला गया है कि प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए। तो इसी के कारण बोलते हैं कि उनसे काम नहीं करवाना, ये भी कहते हैं कि किचन में नहीं भेजना, तो वो उसी के कारण है सब कुछ। ये एक साइंटिफिक चीज़ है, जिसको आजकल हमने मिथ का नाम दे दिया है या फिर हम कह देते हैं कि अंधविश्वास में हम जी रहे हैं। जी रहे हैं, राइट, राइट। सो एक हमारे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास हमेशा से आता है रिगार्डिंग पिंपल्स, खासकर 16 इयर्स ऑफ एज जैसे भी, चाहे वो बॉयज़ है, चाहे गर्ल्स है। तो बहुत कॉमनली उनके स्किन पे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं और उस वो एज भी ऐसी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो घरेलू नुस्खे भी बहुत करते हैं, उसकी मेडिकेशंस भी बहुत करते हैं। तो आयुर्वेदा की हेल्प से उन पिंपल्स को वो बच्चे स्पेसिफिकली 16 टू 18 या 20 इयर्स ऑफ एज उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, इसमें भी ना मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ कि जैसे आप बच्चा, यौवन अवस्था और फिर बुढ़ापा, इन सब के एक दोषों के साथ कनेक्टेड है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कफ़ज दोष प्रकोपित होता है, तभी बच्चा सारा जब बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है? 1-2 साल तक उसका वही फ़ेज़ चलता है, जिसमें कफ़ज प्रधान होता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वातज दोष होता है, तब वो शरारतें जो भी आती हैं,
बात वैसे होता है, बात चेंज होता है। और जैसे-जैसे प्यूबर्टी या टीनेजर की एज में पहुँचता है तो उस केसेस में पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये पिंपल्स होना, डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज़ होना, कई बार हेयर्स फॉल भी होता है काफ़ी बच्चों में ना, मतलब जो 18 प्लस बच्चे हैं। नॉर्मली आजकल देखा जाए तो 20-25 साल की उम्र में ही लोगों के जो बाल हैं, ग्रे हेयर्स या व्हाइट हेयर्स होने शुरू हो जाते हैं। बात ये है तो उस टाइम पे आपका पेट बहुत ज़्यादा प्रोकोपेट एग्रीवेट होता है। उस केस में यही करना चाहिए कि आपको खाना-पीना ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपका पेट शांत हो, बैलेंस्ड रहे। तो बेसिकली ये आपकी बॉडी, ये हमारी जो है ना पंच महाभूत के अकॉर्डिंग हमारे इस चीज़ से नेचर में, हमारे आयुर्वेदा में इसको एक डिफाइन किया गया है। और जैसे-जैसे आप बुढ़ापा में जाते हैं तब आपका फिर से वो अगेन रिवर्सल होना चाहता है। आपका कफ़ज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जो इरिटेट होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, बहुत इरिटेट हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों में। और हमें कहते हैं ना कि आप बच्चे बच्चे बन गए हो। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में वो वात दोष दोबारा से हो गया है। तो ये सारी चीज़ें एक है, साइंटिफिक है। तो इस केसेज़ में यही है कि जब आप प्यूबर्टी में होते हो, टीनेजर में होते हो तो आपका पित्त ज़्यादा होता है। उस केसेज़ में आपको एक्ने वगैरह ज़्यादा होते हैं। इस केसेज़ में यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखें, ठीक है? पानी ज़्यादा पिएँ, आप ठंडी चीज़ें खाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अनार ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं। साथ ही साथ आप चंदन का पानी पी सकते हो, काफ़ी ठंडा होता है। बहुत से लोग मुल्तानी मिट्टी, आप देखिए वो आगे लगकर मिट्टी जैसे लगाते हैं। वो मुल्तानी मिट्टी लाइए। आप एलोवेरा लगा सकते हैं, दैट इज़ आल्सो गुड। तो आप कोई हद चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कई बार देखा होगा ना उपटन, उपटन भी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों है? पित्त को शांत करने के, ठीक है? तो ये इंटरनल है और डाइजेशन को ठीक करने के लिए यही है कि जो टीनेजर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खाना-पीना भी उनका ऐसे ही होता है। या तो वो टाइमली खाना नहीं खाते हैं, अगर खाना खाते हैं तो बहुत जंक फूड खाते हैं। तो उसकी वजह से भी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड डॉक्टर आकांक्षा, हेयर्स का आप बताना चाहेंगे कि हेयर मैनेजमेंट कैसे करें? खासकर 20 से 25 साल वाले उम्र के लोगों की, जिनके बाल या तो व्हाइट हो रहे हैं या बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था एक्ने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने आंसर बताया, तो इसका भी वही मेन रीज़न है कि हमारा पित्त दोष जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और दूसरा ये है कि इस एज में थोड़ा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी होना शुरू हो जाती हैं, तो उसका भी ये रीज़न हो सकता है। तो जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो उससे गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो गट रिलेटेड प्रॉब्लम आएँगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जब पित्त बढ़ेगा तो वो व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स होना शुरू हो जाएगा या फिर बाल झड़ना शुरू हो जाएँगे। तो उसमें भी सेम ही यही है कि हम अपने पित्त दोष को बैलेंस करना स्टार्ट करें। जैसे अगर किसी को गट इश्यूज़ आ रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो सबसे पहले यही है कि अपने गट को क्लीन करो। जिसका गट सही है, उसका सब कुछ सही है। बट नॉर्मली लोग बालों में उस टाइम पे कोई प्याज का रस लगाना शुरू कर देता है। एक्ने के लिए बात करें तो कोई जायफल होता है। हमारी एज में तो हम होता था जायफल घिस के उसे लगाते थे तो वो पिंपल्स क्या पे। करता है? वो पित्त दोष को ही तो बैलेंस करता है। प्याज का रस ठंडा होता है। ओके, कभी इसलिए बोलते हैं कि प्याज का रस लगाना चाहिए अपनी स्काल्प पे। ओके। वो पित्त को सप्रेस करेगा। प्याज ना खा हम अपने खाने में भी क्यों डालते हैं? ताकि वो तासीर चेंज हो जाए, एक्चुअली कि हमें डाइजेस्ट ईज़ी हो जाए। ईज़ी हो अदरक है वो गरम है, लहसुन गरम है। और कई लोगों ने जो सात्विक लोग होते हैं, जो जैन्स होते हैं या जो बहुत ही, हाँ, नवरात्रों में हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें जो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऊर्जा ज़्यादा है, हम उपवास कर रहे हैं। उस टाइम पे हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो लाइट वेट हो, जो ईज़िली डाइजेस्टिबल हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया आयुर्वेदिक की हेल्प से। सो लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड जिसमें जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारे व्यूअर्स की, कुछ भी हो सकती है, उसके अगेंस्ट रेमेडी या कोई ऐसी हर्ब या सॉल्यूशन जो हमारे किचन गार्डन या किचन में अवेलेबल हो, आप उससे बताइएगा। शुरू करते हैं डॉक्टर रंजना आपसे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं वो? आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए, ठीक है? साथ ही साथ आप हेड मसाज कर सकते हैं उस टाइम पे, या और कुछ नहीं तो आप ब्रह्मी ले सकते हैं। ब्रह्मी। एंड डॉक्टर कांक्षा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं तो इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें आप अजवाइन दे सकते हो ल्यूकवार्म वाटर के साथ या फिर जो हमारे घर में चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं। वैसे हम कहते हैं कि चाय अच्छी नहीं होती, लेकिन जो चाय पत्ती है उसको आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले लो, इमीडिएट रिलीफ देता है वो एसिडिटी में। अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा कफ हो रहा है किसी को, तो क्या कर सकते हैं उसमें? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है तो उस केस में आप 2-3 तुलसी के पत्ते लीजिए। आप थोड़ा-सा अदरक के रस में थोड़ा-सा शहद मिला के चटा सकते हैं, या फिर आप थोड़ी-सी काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। तो और घर पे आपने देखा होगा मुलेठी, मुलेठी बहुत कॉमनली हर घर में मिल जाती है, तो मुलेठी को चूसिए। नहीं है तो सिर्फ़ आप अदरक की छोटा-सा कली लेके उसको चूसना शुरू कर दें।
कोई भी गले में खराश है, कुछ भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ या कोल्ड हो तो क्या कर सकते हैं? उसमें आप तुलसी के पत्ते ले सकते हो या फिर स्टीम ले सकते हो घर में, या फिर आप थोड़ा-सा पानी लेके उसमें हल्दी मिला के पी सकते हो। बहुत ज़्यादा लोगों में हमने देखा है जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें क्या कर सकते देखिए, जब भी ट्रैवल करें तो खाना लाइट करें, ठीक है? कुछ भी ज़्यादा हेवी फूड मत खाइए आप, और स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पास कुछ भी सौंफ जैसी चीज़ें, सौंफ हो गई, ठीक है? लाइक जीरा, थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा काला नमक के साथ, ये रखिए, और साथ-साथ कोई खट्टी जैसे विटामिन सी जैसी टैबलेट्स जो होती हैं, विटामिन सी से भरपूर, फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू रख सकते हैं आप संतरा रख सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें, अपने हैंड बैग में ज़रूर रखें। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करेंगी, और साथ ही साथ जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो पानी अपना कम मत करने दीजिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखें, कुछ ना कुछ लेते रहिए। साथ ही साथ अगर आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट। हैं? डॉक्टर कांशा, बहुत लोगों में हमने देखा है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो? सबसे पहले तो अपनी स्क्रीनिंग कम करो। जब भी आपने एक तो रात को हम ये कर सकते हैं कि जब आप खाना खाते हो, तो सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लो, ताकि जो आपका डाइजेशन है तब तक हो चुका हो और आपको उसके बाद अच्छी नींद आती है। बट इसमें हमारे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जब खाना वो 2 घंटे पहले खाने से खा लेते हैं, तो सोने के टाइम से बिफोर बेड टाइम उन्हें फिर से भूख लगनी तो शुरू हो आप जाती है। दूध ले सकते हो। पहले भी हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है कि आप दूध ले सकते हो, लेकिन वो भी है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि सफ़ेद दूध नहीं लेना है, उसमें इलायची ले लो आप या फिर हल्दी डाल सकते हो, दालचीनी पाउडर डाल सकते हो। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग, जब हमने सोना है तो आधा घंटा पहले फ़ोन दूर रख दो, खुद ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आप बुक रीडिंग कर सकते हो, हुँ। आप कोई भी चीज़ ऐसे करें, आप चैंट्स कर सकते हो, आप कोई भी अपना म्यूज़िक सुन सकते हो, सॉन्ग्स और लगा साथ ही साथ अपने पैरों को हमेशा धो के, आप बिल्कुल अपने क्लीन करके उसके नीचे तिल का तेल लगा सकते हो या फिर नारियल का तेल लगा सकते हो। इससे क्या है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ ही साथ आपका डाइजेशन वगैरह भी ठीक रहेगा। एक कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो फैट लॉस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो उसमें हेल्प कर सकता है, हमारी बॉडी के वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है? आप अजवाइन ले सकते हो, जीरा ले सकते हो, ये मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करता है। तो जब मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली डाइजेशन वगैरह सब कुछ ठीक होगा और वेट लॉस में वो हेल्प करेगा। बहुत लोग आजकल डेस्क जॉब कर रहे हैं, हर एक को सर्वाइकल, बैक प्रॉब्लम्स ये बहुत कॉमन हो गई है। स्पेसिफिकली बहुत अर्ली एज में ही लोगों को सर्वाइकल होना शुरू हो गया है। इसकी कोई खास रेमेडी या कोई देखिए, इसके लिए ना थोड़ा-सा आपको अपना लाइफ़स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेस्क जॉब भी कर रहे हैं, तो जब भी आप 1 घंटा अगर आपका हो गया है, तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा-सा घूम लीजिए, ठीक है? थोड़ी-सी बैठे-बैठे अपनी नेक की एक्सरसाइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को ऐसे ही रोटेट ही कर सकते हैं, ठीक है? नेक को ऐसे क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। साथ ही साथ आप थोड़े से अपनी आँखें बंद करके भी डेस्कटॉप के सामने बैठ जाओगे ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में क्या है कि आपकी आँखों को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा-सा आपका वो जो एनर्जी है वो दोबारा रीगेन करने में हेल्प होगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 मिनट का गैप लेके 2 राउंड अपने आस-पास ही लगा लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फूड्स हैं, बहुत सारी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स हम कहते हैं सब सब्जियाँ अच्छी है। एक ऐसा फूड जो संजीवनी बूटी हो जिसमें बैलेंस्ड हमारे सारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स सब कुछ हो, ऐसा कोई बेस्ट फूड? अगर ये बेस्ट फूड की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने डेली लाइफ़स्टाइल में ककम्बर ऐड कर सकते हो। वो हर कोई ले सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक। हम खीरा खा सकते हैं। आप सुपर फूड्स ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर फूड्स की आप बात करें, जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नारियल पानी आप ले सकते हैं, ठीक है? आँवला ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन सुपर फूड। मोर ओवर आप नट्स ले सकते हैं, नट्स हुँ। आप सोक्ड नट्स ले सकते हैं, जैसे बादाम एक सुपर फूड है, अखरोट एक सुपर फूड है। साथ ही साथ आप कर सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। अगर हेल्दी पर्सन इसको लेगा तो बहुत अच्छा सुपर फूड है। अगर आपको नॉर्मल कुछ भी अच्छा लेना है तो आप स्टर वेजीज़ ले सकते हैं, जितनी भी आपकी प्लेट कलर से फुल हो। मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी प्लेट ना कलरफुल होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी ग्रीन्स ऐड होने चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स, और कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो आपको कोई ना फ़ायदा ना दे। चाहे आप कुछ भी खाएँ, चाहे आप मैंगो खाएँ, चाहे आप बनाना खाएँ, हर चीज़ का एक एसेंस है, हर फ्रूट का एक अपना एसेंस है, अपनी चीज़ें हैं, तो ज़रूर खाएँ। आप पपाया खा सकते हैं, पपाया एक अच्छा सुपर फूड है, जिसमें कि आपको ना सिर्फ़ आपको फुलनेस मिलेगी, साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट भी होगा। तो पपाया आप खा सकते हो, दैट इज़ वेरी नाइस। अगर हम बात करें किडनी, लिवर या हार्ट रिलेटेड सीरियस इश्यूज़ की, क्या आयुर्वेदा उसमें काम कर सकता है? हाँ, मतलब जो आयुर्वेदा है वो हमारे क्रॉनिक इलनेस में काम करता है। आपने बोला कि कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो करता है। क्योंकि जो आयुर्वेदा है वो बाय रूट्स डिज़ीज़ को ट्रीट करता है और जो एलोपैथिक
हम बोल सकते हैं या मॉडर्न साइंस बोल सकते हैं, वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक काम करती है। और इवन ये भी होता है कि लोग हमारे पास उस स्टेज में आते हैं जब सब कुछ खराब हो गया होता है। फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि आयुर्वेदा स्लो है, आयुर्वेदा काम नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेते हैं, उसके साथ-साथ हम अपने डाइट को, लाइफ़स्टाइल को प्रॉपर रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और अगर हम बात करें सीरियस मेडिकल कंडीशंस लाइक किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उस केस में आयुर्वेदा के पास इमरजेंसी को डील करने की अ, आयुर्वेदा हैड दैट पावर टू डील विद ऑल सच इमरजेंसीज। देखिए इसको ना थोड़ा-सा रिलेट करूँगी, शायद आप इसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने सबने रामायण देखी होगी, ठीक है? रामायण में एक सीक्वेंस आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं उनके लिए। तो उस केसेस में क्या है कि संजीवनी बूटी से वो ठीक हो गए हैं। तो ऐसे ही सेम केसेस हमने भी देखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कई भी गाँवों में भी आजकल देखा गया है, मतलब कई गाँवों में भी अभी भी लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कभी किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, लाइक पैरालिटिक अटैक आ जाए या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। उस केसेस में हम थोड़ी-सी ना अफ़ीम, आपने सुना होगा अफ़ीम को कोसे पानी में घोल के पेशेंट को पिला देते हैं, जिससे कि अगर उनका कहीं एक साइड खड़ा हो गया है, लाइक पैरालिटिक अटैक आ गया है, उस केसेस में क्या है कि वो अफ़ीम में उनकी ब्लड सर्कुलेशन एकदम से रश डाउन कर देता है, जिससे कि उनका ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। और कई चीज़ों में ये भी है कि वो रिट्रीव हो जाते हैं, मतलब फुली रिट्रीव। जो उनका अटैक आया है या एपिलेप्टिक अटैक आते हैं, उस केसेस में भी हम कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें सुंघाई जाती है उनको। जैसे किसी का फेस पैरालिसिस हो गया है, उस केसेस में क्या है कि उनको कोई भी एक एरोमेटिक, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल दालचीनी, अरोमा, ये चीज़ें सुंघाई जाती हैं जिससे कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन रिवाइव हो जाए। और कार्डियक में भी देखे जाए कि उसमें भी हम करते हैं, सिरावेद भी करते हैं कई जगह पे, जिससे कि कई बार ब्लड बिल्कुल रुक जाता है। तो येस, डेफ़िनिटली इमरजेंसी केसेस में भी हम देखते हैं। और आजकल आपने मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड पे मैंने एक देखा था, किसी की वीडियो भी देखी थी कि वहाँ पे कोई डॉक्टर्स हैं, तो वो सर्जरी तक के प्रैक्टिस करते हैं। लाइक अगर आपको कहीं फ्रैक्चर हो गया, आपको कोई एक्सीडेंटल केसेस भी हैं, उस केसेस में भी आयुर्वेदा की मदद से वो सर्जिकल स वहाँ पे भी सर्जिकल प्रोसीजर्स वो करते हैं। एंड वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो इमरजेंसीज़ को डील करते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया है, मतलब बहुत जगह पे ऐसे देखा है हमने कि यहाँ पे आईपीडीज़ होती हैं, ओपीडीज़ होती हैं। आईपीडी में बेसिकली इमरजेंसी केसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ज़हर खा लिया है। अब देखिए साउथ साइड जाइए, वहाँ पे कोई एंटीडोट ऐसे नहीं देता है। वहाँ पे भी एक आयुर्वेदा वे से ही उसको ट्रीट किया जाता है, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग ना। अगर किसी को साँप ने डंक कर दिया है ना? स्नेक बाइट हो गया है, तो उस केसेस में आयुर्वेदा की मदद से ही वो रिकवरी करते हैं। तो उसका भी एक हमारा पूरा एक आयुर्वेदा के वेदों में लिखा गया है, कैसे उससे आप कर सकते हैं। तो येस, डेफिनिटली आयुर्वेदा इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हद तक काम करता है। हुँ। सो ये कहना गलत नहीं होगा, आजकल हमने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न मेडिकेशन और आयुर्वेदा को मिक्स करके एक डिग्री बनाई जाए। हाँ, ऐसा है। एक कह सकते हैं हम कि इंटीग्रेटेड कोर्स आया है अभी कि जिसमें बीएमएस और एमबीबीएस को कोलैब कर दिया गया है और वो 6 इयर्स का मेबी कोर्स है। बट उसके लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि अ, लेट आयुर्वेदा बी आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस वाले अपनी पैथी में रहें और हम लोग अपने पैथी में रहें बिकॉज़ दे डोंट नो अबाउट आयुर्वेदा कि आयुर्वेदा कर क्या सकता है। वैसे हमने इस पॉडकास्ट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे वे से ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि आयुर्वेदा है क्या? सो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आयुर्वेदा में हमें पहले प्रकृति एनालिसिस कराना पड़ता है टू नो दैट हमारी जो वात है, पित्त है, क्या है। ठीक है? तो एक नॉर्मल इंसान कैसे ये जान सकता है कि दिस आयुर्वेदिक कंसल्टेंट और डॉक्टर इज़ अ लेजिटिमेट डॉक्टर एंड उस पे अपना प्रकृति एनालिसिस करा के आयुर्वेदा का भरपूर फ़ायदा उठा सकता है? जी, डेफ़िनेटली। देखिए, इसको ना हम ये कह सकते हैं कि आपने एक टर्म सुनी होगी क्वैक्स, जैसे बहुत सारे ऐसे जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं या क्वैक्स होते हैं, आजकल वो डाटा बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है। मतलब ये चीज़ें आ रही हैं लोगों के बीच में भी कि कई बार जो उनको प्रॉपरली पता नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, ठीक है? वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी कई बार उनको नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो इस केसेस में मैं यही कहूँगी कि जब भी आप किसी अ, डॉक्टर के पास जाएँ, सबसे पहले तो आजकल गवर्नमेंट ने ही इतने रूल्स कर दिए हैं, इतने लॉज़ बना दिए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपका, आपके प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, आपके स्टैम्प्स पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपको लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। जब भी किसी क्लिनिक वगैरह में आप जाएँ, वहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर देते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी रिफ़ॉर्म कर रही है ताकि ऐसी जो गिनती है, जहाँ पे बहुत सारे
आरएमपी डॉक्टर्स, क्वैक्स बैठे हुए हैं एक जगह पे। बहुत सारे देखे हैं कि वो तंबू लगा के भी आप देखिए रास्तों में बैठे होते हैं, जहाँ पे हम दवा खाना देसी दवा खाना, है ना? तो उस केसेज़ में भी उनके भी एक पैरामीटर्स हैं। आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि कई बार फैमिली में होता है, जैसे वैद होते हैं, तो वो आगे अपनी कोई चीज़ें अपने बच्चों को दे देते हैं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑथेंटिक, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एज़ ए लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और लीगली अपने आप को डिग्री होल्डर नहीं कह सकते हैं। तो उस केसेज़ में मैं यही कहूँगी कि जब भी आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएँ, ठीक है? आप उनको पहले तो देखें कि वहाँ पे जो भी ओपीडी है या फिर कहाँ पे वो रिसाइड है, वहाँ पे बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जब आप आयुर्वेदा में प्रकृति परीक्षण करते हैं, तो उसमें एक्सपर्ट्स की नॉलेज बहुत मैटर करती है। जब आप प्रकृति परीक्षण करवाने जाएँ, तब आपको उनसे बात करते ही पता चल जाएगा कि येस दे आर डूइंग गुड। तो उस केसेज़ में भी जब आप मेडिसिन्स भी लेवें, वो भी देखें कि वो जो मेडिसिन्स दे रहे हैं, क्या वो आयुष सर्टिफाइड मेडिसिन्स है? आजकल हर लेबल, वो कहते हैं ना एक मूवमेंट चला था, लेबल पढ़ेगा इंडिया। तो मतलब लेबल्स के ऊपर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ये गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दी है। कोई मेडिसिन जो भी वो सजेस्ट कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, तो क्या वो आयुष सर्टिफाइड है? कोई भी मेडिसिन्स खुले में मेडिसिन्स मत लीजिए आप कभी भी डॉक्टर से। तो आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि अगर आप बहुत ही ऑथेंटिक वे से अपनी हेल्थ का ख़्याल रख रहे हैं, ब आजकल जो नई जनरेशन है वो तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, वो हर चीज़ पढ़ के ही ले रही है। लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी जगह पे हैं जहाँ पे लोग लूज़ मेडिसिन्स, पुड़ियाँ वगैरह ले लेते हैं। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगी कि बी कॉन्शियस, आप अपनी सारी चीज़ें जान के, फिर अपनी सारी चीज़ें जान के, कंसल्टेंट को मिल के फिर ही आप मेडिसिन्स कंज़्यूम करें। सो आज के पॉडकास्ट में हमने आयुर्वेदा की शक्ति के बारे में जाना कि कैसे कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को आयुर्वेदा कैसे ट्रीट कर सकता है, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से बताया घरेलू नुस्खे, छोटे छोटे हमारे किचन गार्डन या किचन में अवेलेबल ऐसी हर्ब्स जिनसे हम जो है छोटी छोटी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रंजना एंड डॉक्टर आकांक्षा फॉर कमिंग टू द टुडेज पॉडकास्ट एंड हमारी ऑडियंस को इतना आयुर्वेदा के बारे में ज्ञान देने के लिए। आशा करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस हमारी आप तक पहुंच सके। एंड मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। हमारी टीम हमेशा आपकी हेल्प के लिए है। अगर आपका कोई भी आयुर्वेदा से रिलेटेड मिथ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगी। सो फिट रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।